नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 7 दिन हो चुके हैं यूक्रेन को रूस के हमले का सामना करते हुए और आज भी कई शहरों पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। कई शहरों पर शेलिंग की गई है। आज भी लोगों की मौत हुई है, लोग घायल हैं। आज लड़ाई की तस्वीर कैसी है, कहां तक रूसी सेना को कामयाबी मिली है, ये आज आपको जान लेना चाहिए। इससे पहले कि हम विश्लेषण इस पूरे के पूरे मसले का शुरू करें। यूक्रेन में इस वक्त कई जगह पर लड़ाई चल रही है, लेकिन इसमें 4 मुख्य शहर हैं जिस पर रूसी सेना कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। और मैं आपको बाकायदा दिखा देना चाहती हूं उन तस्वीरों के जरिए, मैप के जरिए कि वो कौन कौन से इलाके। एक तो कीव, खार्किव, मेरियोपोल और खेरसोन, ये वो शहर है जहां पर कभी भी रूसी सेना का कब्जा हो सकता है। ये जो लाल डॉट्स इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही इलाके हैं जहां इस वक्त भारी संघर्ष चल रहा है। दोनों देशों की सेनाओं ने लड़ाई और तेज कर दी है। इसके बाद ग्रे डॉट्स अब आपको नजर आएंगे। वो ग्रे डॉट्स जो दिख रहे हैं वो इलाके हैं जहां आज रूसी सेना स्ट्राइक कर चुकी है। यानी इन जगहों पर या तो मिसाइल्स गिराई गई है या फिर शेलिंग हुई है। और ये जो नीले स्पॉट्स अभी आपको दिखेंगे, ये देखिए, ये आ रहे हैं। ये नीले स्पॉट्स वो इलाके हैं जिन पर रूसी सेना का कंट्रोल पूरी तरीके से हो चुका है। इस नक्शे के जरिए आप समझ गए होंगे कि रूसी सेना किस तरह धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच सवाल ये उठा है कि अमेरिका और रूस की लड़ाई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन बलि का बकरा बन गया है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये जानने के लिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आप गौर से देखिए। यूक्रेन पर रूस के हमले को 7 दिन बीत चुके हैं और हर बीतते दिन के साथ तबाही और बर्बादी के निशान बढ़ते जा रहे हैं। जो सड़कें और इलाके पहले गुलजार हुआ करते थे, अब वहां धमाकों और धुएं का कब्जा है। धुएं और धूल की गुबार से घिरी ये इमारतें खार्किव की हैं। इमारत पर रूसी रॉकेट गिरा, जिसके बाद बिल्डिंग की हालत ऐसी हो गई। जंग खत्म करने के लिए बातचीत भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल इसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। दोनों ही अपनी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। Вимоги росіян, в принципі, залишаються незмінними. Це ті вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни, по суті, оголошуючи нам війну. इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव और खेरसोन में भयंकर युद्ध चल रहा है। रूसी सेनाएं धीरे धीरे इन इलाकों पर अपना कब्जा जमाती जा रही है। खेरसोन पर तो करीब करीब रूसी सेना अपना कंट्रोल कर भी चुकी है। Группировка войск Донецкой Народной Республики, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединская, Пионерская, Карла Марса, Николаевка и Осипенко. यानी जिस तरह रूसी सेना आगे बढ़ रही है, उससे ये लग रहा है कि यूक्रेन पर पूरी तरह से रूसी सेना का कब्जा बस अब कुछ ही दिनों की बात है। क्योंकि कई देश हथियार और दूसरी मदद तो भेज रहे हैं, लेकिन लड़ने के लिए यूक्रेन के साथ कोई आ नहीं रहा है। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो यूक्रेन और रूस के आसपास अमेरिकी और नाटो सेना की ठीक ठाक मौजूदगी है। लाल रंग में जिन इलाकों को आप देख रहे हैं, वहां पर रूसी सेना है, यानी बेलारूस और यूक्रेन का उत्तर पूर्व वाला इलाका। इसके साथ में दक्षिण में क्रेमिया वाला इलाका भी, यानी 3 तरफ से रूसी सेना यूक्रेन पर कार्रवाई कर रही है। अगर अमेरिकी और नाटो फौज की बात करें तो ये यूक्रेन के पश्चिम में मौजूद है। ये जो इलाके आपको नीले रंग में नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इनकी मौजूदगी है। हथियारों से लेकर जवानों तक सब यहाँ ठीक ठाक संख्या है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन अकेला अपनी लड़ाई लड़ रहा है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। आज हमले का 7वां दिन है। जिस वक्त रूस हमले की तैयारी कर रहा था, अमेरिका और नाटो संगठन की तरफ से लगातार रूस को चेतावनी दी जा रही थी कि अगर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन जब रूस ने हमला किया तो अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से बस प्रतिबंध और बयानबाजी की जा रही है। यूक्रेन अकेला पड़ गया है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और नाटो जंग में नहीं उतरे। पहले तो वो यूक्रेन को मदद का पूरा भरोसा दिलाते रहे, लेकिन जब हकीकत में मदद करने की जरूरत पड़ी तो दोनों ही पीछे हट गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह यूएन चार्टर नंबर 7 है।
यूएन चार्टर नंबर 7 के मुताबिक एक देश को जब किसी दूसरे देश से खतरा हो, शांति भंग होने की आशंका हो या फिर हमले का डर हो, तो वो देश उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी चार्टर नंबर 7 का सहारा लेकर अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया पर अपने हमले को सही ठहराया। आपको याद होगा कि इराक पर हमला करते समय अमेरिका ने दलील दी थी कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लगभग रूस भी इसी तरीके की दलील देते हुए यूएन के चार्टर नंबर 7 का उल्लेख करते हुए कह रहा है कि यूक्रेन अगर नाटो में शरीक हुआ, शामिल हुआ, तो उसके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका और नाटो अपनी ही बिछाई बिसात में फंस गए हैं, क्योंकि रूस ने भी हमला उसी आधार पर किया है। चूंकि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है, इसलिए वो रशिया के विरुद्ध कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन तब तक नहीं लेंगे जब तक नाटो के देश इस हमले की जद में डायरेक्टली नहीं आते। लेकिन इसके पीछे की जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि अमेरिका और नाटो एक रिस्ट्रेंट बरत कर चल रहे हैं। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि रशिया और अमेरिका के बीच में डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया, नाटो और रशिया के बीच में डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया, तो ये एक पूरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। शायद इसीलिए अमेरिका और नाटो की मजबूरी बन गई है कि वो सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मजबूरी नहीं होती तो रूस के खिलाफ ये दोनों सिर्फ बयानबाजियां ना कर रहे होते, बल्कि युद्ध के मैदान में अपनी सेनाएं उतार चुके होते। यूक्रेन के साथ जो दो राजनीतिक खेल यहाँ खेले गए हैं, उसे देखकर सवाल खड़े होते और दो बड़े सवाल। पहला सवाल ये कि क्या अमेरिका इस जंग में इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि ऐसा करने से ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी। दूसरा सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई का फायदा अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिलने वाला है। ये दोनों सवाल इसलिए है क्योंकि अगर इस पूरे विवाद की बड़ी तस्वीर देखिए आप, तो एक जंग से न सिर्फ अमेरिका को बल्कि जो बाइडेन को बहुत सारे फायदे होते दिख रहे हैं। हमने पड़ताल की है, देखिए। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। रूस के मुताबिक यह हमला तब तक जारी रहेगा जब तक रूसी सेना अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेती। आसान भाषा में कहें तो जब तक यूक्रेन रूस के आगे घुटने नहीं टेक देता। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पर नहीं कूदा? क्या ये राष्ट्रपति जो बाइडेन की सोची समझी रणनीति है, या फिर उन्होंने हालात समझने में गलती कर दी, या उन्हें पता था कि अगर अमेरिकी सैनिकों को उन्होंने रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग में उतारा तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे और मामला विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि यदि रशिया और अमेरिका के सोल्जर्स एक दूसरे को उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया तो यह विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान स्वयं इस बात को कहा था कि यदि अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दें तो ये समझना चाहिए कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अगर विश्व युद्ध शुरू हो जाता तो अमेरिका पर आर्थिक दबाव भी बढ़ जाता और ये बाइडेन के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। अभी कुल अमेरिकी इकोनॉमी करीब 1590 लाख करोड़ की है। इसकी मौजूदा स्थिति ये है कि वो भारी मंदी से उबर रही है। पिछले 40 साल में महंगाई सबसे ज्यादा हो चुकी है। कोरोना की वजह से भी अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में बाइडेन ने अपनी साख और अपनी अर्थव्यवस्था दोनों को बचाने में प्राथमिकता दी है और साथ ही उन्होंने एक और बड़ा काम इस युद्ध में कूदे बगैर कर दिया है। अमेरिकी नजरिए से देखें तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई ने अमेरिका को रूस को कमजोर करने का एक और मौका दे दिया है। इस लड़ाई के कारण जहां एक तरफ रूस की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, तो वहीं नए आर्थिक प्रतिबंधों के साथ अमेरिका ने रूसी व्यवस्था को और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का नया तरीका निकाल लिया है। ऐसे में साफ नजर आता है कि राष्ट्रपति बाइडेन रूस के खिलाफ एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। बाइडेन ने पहले की लड़ाइयों से सबक लेने की कोशिश की है, क्योंकि इराक हो, अफगानिस्तान हो या दूसरी छोटी मोटी लड़ाइयां, उनमें अमेरिका ने बेतहाशा पैसे खर्च किए हैं और इस वक्त अमेरिकी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो युद्ध के लिए एक बड़ा खर्च उठा पाए। अब तक की लड़ाइयों में अमेरिका करीब 603 लाख करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च कर चुका है। अफगानिस्तान की लड़ाई में उसने करीब 173 लाख करोड़ खर्च किए। इराक जंग में अमेरिका ने करीब 158 लाख करोड़ रुपए खर्च किए
और बाकी लड़ाइयों में करीब 272 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसके साथ बाइडेन को इस यूक्रेन जंग से एक और फायदा हो सकता है। ये फायदा है हथियार बनाने वाली उनकी कंपनियों के जरिए। दुनिया में जब भी जंग होती है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होता है। दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका है और इसलिए जंग के दौरान और जंग के बाद हथियारों की जबरदस्त मांग बढ़ जाती है। और जब हथियारों की मांग और डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर अमेरिका आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत होगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया की हथियार बनाने वाली जो टॉप 5 कंपनीज हैं वो अमेरिकी हैं। पूरी दुनिया में अरबों डॉलर के हथियार ये कंपनियां बेचती हैं और इसका सीधा फायदा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को होता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, पूरी दुनिया में आर्म्स एक्सपोर्ट का जो कारोबार है उसमें 37% हिस्सा अमेरिकी कंपनियों के पास है। अमेरिकी कंपनियों के बनाए हथियार दुनिया के 96 देशों में बेचे जाते हैं। साल 2020 में अमेरिकी वेपन कंपनीज का कारोबार करीब 22 लाख करोड़ रुपए का था। यूक्रेन की जंग के बाद कम से कम यूरोप और नाटो देशों में तो हथियारों की मांग और ज्यादा बढ़ने ही वाली है। जर्मनी ऐलान कर चुका है कि वो अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने जा रहा है। बाकी यूरोपीय देश भी अपनी अपनी सुरक्षा के लिए बजट को बढ़ाएंगे और इसका सीधा फायदा इन्हीं अमेरिकी कंपनियों को होगा। जाहिर है बाइडेन भी यूक्रेन जंग से होने वाले फायदों से अनजान तो नहीं होंगे। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के टकराव की आंच अक्सर छोटे और कमजोर देशों पर पड़ती है, लेकिन इस बार इस टकराव से आंच नहीं बल्कि लपटें निकल रही हैं और झुलस यूक्रेन रहा है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मांग हो रही है। ये मांग सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उठाई और अब बहुत से देश इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मांग के साथ ही युद्ध अपराध से जुड़े बहुत से मामलों की फाइल खुल रही है और बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। युद्ध अपराध से जुड़े मामलों पर उठ रहे सवालों की पड़ताल हम करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट से समझिए कि रूस और यूक्रेन जंग में कैसे युद्ध अपराध का मामला उठा और ये युद्ध अपराध है क्या। यूक्रेन के खेरसोन शहर में रूस ने कब्जा कर लिया है। खार्किव में रूसी गोलाबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। ज़ायटोमिर में रूसी मिसाइल से मैटरनिटी हॉस्पिटल तबाह हो गया है। रिहायशी इमारत पर मौत बरसी है। यूक्रेन पर हमले के 7वें दिन ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ गई है जिनसे ये जाहिर होता है कि जंग की लपटें यूक्रेन के आम नागरिकों तक पहुंच चुकी है और जंग का दायरा रिहायशी इलाकों तक आ पहुंचा है। यूक्रेन के दावों और इन तस्वीरों के मुताबिक यूक्रेन की जंग में आम लोग शिकार बन रहे हैं। पहली तस्वीर यूक्रेन के ज़ायटोमिर के अस्पताल की है, जहां रूसी सेना ने अस्पताल को निशाना बनाकर हमला किया। दूसरी तस्वीर एरविन की है, जहां रिहायशी इमारत हमले का शिकार हुई और तीसरी तस्वीर खार्किव की है, जहां 4 नागरिकों की मौत की खबर है। यूक्रेन में ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही है और यूक्रेन चीख कर ये कह रहा है कि रूस उसके देश में युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम को अंजाम दे रहा है। Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Такій державі треба закрити вхід до усіх портів, каналів, аеропортів світу. सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों ने भी रूस के खिलाफ युद्ध अपराध के मामले शुरू करने की आवाज उठाई। Every civilian death, every war crime will be recorded and we will ensure that the perpetrators of these heinous crimes are held accountable and brought to justice. History has its eyes on us. Every legal avenue available will be used to hold the aggressor to account. रूस के खिलाफ वॉर क्राइम का मामला चलाने की मांग के साथ ही कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। युद्ध अपराधों की जांच अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करेगी, जिसका ऐलान आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कर दिया है। यूक्रेन के ताज़ा हालात को देखते हुए इस मामले में जांच शुरू करने का फैसला किया गया है। रूस के खिलाफ वॉर क्राइम का मामला शुरू हो चुका है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल रूस को लेकर भी उठ रहे हैं और सवाल इससे पहले हुई जंगों पर कार्रवाई न होने को लेकर भी उठ रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वॉर क्राइम है क्या और इस अपराध की सजा की कार्रवाई होती कैसे है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दुनिया भर में जंग के नियम बनाए हुए हैं।
ये नियम युद्ध में आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने हैं, जिन्हें तोड़ने पर आईसीसी में मुकदमा चल सकता है। मुकदमा वॉर क्राइम के कुल 161 नियमों के तहत चलाया जाता है। अब हम आपको समझाते हैं कि वॉर क्राइम का मुकदमा कब चलता है, यानी युद्ध के लिए वो कौन से नियम है जो तोड़ने पर वॉर क्राइम का मामला बन जाता है। सबसे बड़ा मामला क्या है? पहला नियम क्या है? जंग में आम नागरिकों को निशाना आप नहीं बनाएंगे। दुश्मन देश के रिहायशी इलाके, इमारतें, स्कूल, अस्पताल पर हमला नहीं करेंगे। नागरिकों के लिए बनाए शेल्टर होम पर हमला नहीं करेंगे। आम नागरिकों को कोई भी शील्ड नहीं बनाएगा। सरेंडर करने पर दुश्मन से बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं किया जाएगा। दुश्मन के शव से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। युद्ध बंदियों को टॉर्चर नहीं कर सकते आप। अब सवाल ये है कि अगर जंग में किसी देश ने नियम तोड़े तो उस पर एक्शन क्या होता है और कैसे होता है? वॉर क्राइम का केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलता है, आईसीसी। आईसीसी वॉर क्राइम के आरोपों की जांच करता है। आरोप सही पाए जाने पर सजा सुनाई जाती है। आईसीसी से सजा सुनाए जाने के बाद सभी रास्ते उसके बंद हो जाते हैं। वॉर क्राइम का मामला देश नहीं बल्कि व्यक्ति पर ही चल सकता है। युद्ध अपराध के मामलों में सजा बहुत कड़ी होती है, लेकिन युद्ध अपराध साबित होना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इस मामले में दोषी ठहराए गए लोगों की संख्या बहुत कम है। वॉर क्राइम की सबसे बड़ी सजा जो है वो लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर की हुई थी। 50 साल की कैद काट रहे हैं वो। कांगो के इटूरी समुदाय के नेता जर्मैन कटांगा भी वॉर क्राइम में 12 साल की सजा काट रहे हैं। सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर भी वॉर क्राइम के दोषी पाए गए, उनकी गिरफ्तारी हुई। लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति मुअम्मर अल गद्दाफी भी वॉर क्राइम के दोषी पाए गए, हालांकि उनकी मौत हो गई है। युगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोदान भी जो है वो युद्ध अपराध के दोषी पाए गए थे। अब आईसीसी 45 लोगों को वॉर क्राइम का अब तक दोषी करार दे चुकी है, लेकिन संख्या देखिए बहुत कम है, 45। वॉर क्राइम का आरोप साबित करना एक टेढ़ी खीर है और इसीलिए इसका ट्रायल बहुत लंबे समय तक चलता है। मामले जो हैं वो बड़ी शख्सियत से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए ट्रायल का राजनीतिकरण भी जमकर होता है। और पुतिन पर अगर ये मामला चला तो वॉर क्राइम को लेकर एक नया पिटारा खुल जाएगा। कैसे? देखिए। यूक्रेन की जंग शुरू होते ही पुतिन पर युद्ध अपराध के आरोप लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या पुतिन पर युद्ध अपराध का केस बनेगा? इसे लेकर भी कई सवाल हैं, क्योंकि पुतिन यूक्रेन के ही एक एक्शन से युद्ध अपराध की कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि आईसीसी के नियम कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन देश के भी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर दुश्मन देश के नागरिक हथियार बंद हमला करते हैं तो युद्ध अपराध का मामला नहीं बनता है। ज़ेलेंस्की ने जंग शुरू होते ही यूक्रेन के नागरिकों को राइफल बांटी, पेट्रोल बम से रूसी सेना पर हमले का निर्देश दिया है। ये पुतिन के बचाव में काम आ सकता है। अभी पुतिन के लिए ये अपरिपक्व स्थिति है जो इनको वॉर क्राइम के अंदर लाने की बात हम लोग सोचें या हम बताएं कि हाँ आ सकते हैं, क्योंकि उन फ्रेमवर्क में जो वास्तु स्थिति सेट की गई है उसके अंतर्गत वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये जब लड़ाई युद्ध समाप्त होगा उसके बाद जो स्थिति बनेगी उस परिप्रेक्ष्य में, उस परिस्थितियों में देखना पड़ेगा कि किसका कितना गुनाह है, कौन वॉर क्राइम के नजदीक जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत मुकदमा चलाने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन इस मांग के साथ साथ एक बहस भी छिड़ गई है और वो है युद्ध अपराधों की प्रासंगिकता और युद्ध अपराधों की व्यवस्था को लेकर। क्योंकि बीते 3 दशकों के दौरान अमेरिका ने ऐसी कई सैन्य कार्रवाइयां की हैं जिनके ऊपर युद्ध अपराध के नियमों का उल्लंघन नजर आता है। ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर उठ रहे हैं कि अमेरिका पर तो मुकदमा नहीं चलाया गया। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद भले ही युद्ध अपराध की जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो या हो रही हो, लेकिन इससे युद्ध अपराध से जुड़े मामलों का पेंडोरा बॉक्स फिर से खुल गया है। पिछले 20 साल में ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें अमेरिका ने आईसीसी के जंग के नियम तोड़े हैं, लेकिन मुकदमा नहीं चला। 2005 में अमेरिकी सेना ने इराक के हहीथा में 24 बच्चों और महिलाओं को मार दिया था। वॉर क्राइम का मुकदमा नहीं चला। इराक की अबू गारिब जेल में टॉर्चर का मामला बहुत चर्चित रहा था। 2006 में जब इसका खुलासा हुआ तो सामने आया कि अमेरिका की जो सेना है उसने जेल में 63 लोगों को सिर्फ टॉर्चर करके मार दिया। सैकड़ों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, लेकिन इस मामले में भी वॉर क्राइम का मुकदमा नहीं चला, कोई भी नहीं। अफगानिस्तान की अगर बात करूं, 2010 में ही ये सामने आ गया था कि अमेरिका ने
बगराम बेस में 645 लोगों के साथ बुरी तरह से टॉर्चर किया, कई लोगों को मारा भी गया, लेकिन यहां वॉर क्राइम का मुकदमा नहीं चला। इसी शताब्दी का सबसे बड़ा मामला इराक युद्ध का है, जिसके एक आंकड़े के मुताबिक 5000 नागरिक मारे गए। इस युद्ध को लेकर अमेरिका पर वॉर क्राइम के मुकदमे की मांग उठी, लेकिन आज तक कोई मुकदमा नहीं चला। ऐसी अनगिनत वारदात है जिसमें युद्ध अपराध का मुकदमा नहीं चला। सवाल उठता है कि ताकतवर देश वॉर क्राइम के मुकदमे से बचते कैसे हैं। दरअसल अमेरिका आईसीसी को दी गई मान्यता वापस ले चुका है। इसी तरह रूस भी आईसीसी की मान्यता वापस ले चुका है। इसका मतलब ये होता है कि ये देश अब अपने नागरिकों को आईसीसी में ट्रायल के लिए नहीं सौंपेंगे। और आईसीसी के नियम ये कहते हैं कि आईसीसी सदस्य देशों पर ही मुकदमा चलाता है, जबकि गैर सदस्य देशों पर मुकदमा चलाने के लिए उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजाजत लेनी होगी। जाहिर है अमेरिका, रूस जैसे यूएनएससी के स्थायी देश कभी भी अपने ही ऊपर मुकदमे की इजाजत कैसे देंगे और क्यों देंगे। इस तरह अमेरिका वॉर क्राइम के ट्रायल से बचता आया है और हो सकता है रशिया के साथ भी यही हो। यूक्रेन के समय के मुताबिक शाम के 6 बजे का वक्त हो गया है। ये वक्त महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय एम्बेसी ने अपने छात्रों को खरकीव छोड़ने के लिए यही वक्त दिया था। दावा ये किया गया कि रूस की तरफ से इनपुट मिला है और उसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। शाम 5 बजे बड़ी खबर आई थी, हमने आपको वो आप तक पहुंचाई थी, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन गंगा की बात करना जरूरी है। ऑपरेशन गंगा, सरकार ने आज दावा किया कि अब तक 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इनमें वो भारतीय भी शामिल हैं जो इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर्ड नहीं थे। लगातार भारत की रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और पिछले 24 घंटे में 6 फ्लाइट्स भारत में लैंड हो गई हैं। अब तक भारत में कुल 15 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, जिनमें 3,352 भारतीय सकुशल स्वदेश लौट आए हैं। अगले 24 घंटे में 15 और फ्लाइट्स आने वाली हैं। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट भी देर रात बुकारेस्ट से दिल्ली आ रहा है। कुल मिलाकर भारत ने ऑपरेशन गंगा में पूरी ताकत झोंकी हुई है। 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में इस ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। भारत माता की, 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 भारत माता की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जबरदस्त युद्ध के बीच भारत अपने सैकड़ों छात्रों को निकालने में कामयाब हो रहा है। एक एक छात्र सुरक्षित अपने देश पहुंचे, इसके लिए सरकार ने 4 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा में, किरण रिजिजू स्लोवाकिया में, हरदीप सिंह पुरी हंगरी में और वीके सिंह पोलैंड में मौजूद है। इन मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल ही रोमानिया पहुंच गए थे। यहाँ शेल्टर होम में वो भारतीय छात्रों से मिले। आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको। कहाँ से आई? दिल्ली। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक लड़की से मराठी में बात की। पुणे तो माझं घर आहे बघा, वानवडीमध्ये आमची छत्री आहे, तुम्हाला माहिती आहे। और वहां मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द स्वदेश लौटने का आश्वासन दिया। तो आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंचा हूँ दिल्ली से। आज एक फ्लाइट जा रही है, मेरी वाली फ्लाइट, कल 4 फ्लाइट आ रही है। 1000 बच्चों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं एयरपोर्ट पे ही आऊँगा, तो मैं स्वयं से प्रधानमंत्री जी ने हमारा उनको भेजा है, 4 मंत्रियों को 4 देश, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई भी जरूरत पड़ेगी यहाँ तो मुझे जरूर बता रहा। इतनी छोटी सी उम्र में जिन छात्रों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट देखा हो, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर लौटे हों, उनकी मानसिक हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में ये शब्द हिम्मत देते हैं। आज भी रोमानिया के हेनरी क्वांडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय छात्रों से बात की।
बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एश्योर करूँगा कि तुम जाओगे, ठीक है? या तो आज शाम तक, आज रात तक या कल सुबह। मैं नहीं हटने वाला हूँ यहाँ से जब तक मैं तुम जैसे मेरे हरीफ भाई को नहीं मिलूं, ठीक है? बिल्कुल चिंता मत करना, अपने सभी दोस्तों को कहना तो आखिरी व्यक्ति नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यहाँ से हम लोग देखेंगे, सब लोग रवाना। ये वीडियो भी बुकारेस्ट का है। ये भारतीय छात्रा सृष्टि है जिसके पैर में लिगामेंट इंजरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब ये पता लगा तो उन्होंने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे पहली सीट पर बिठाया और बगल में बैठी दूसरी लड़की को उसका ध्यान रखने के लिए कहा। जनरल वीके सिंह भी पोलैंड में हैं। उन्होंने कल 2 फ्लाइट्स में 437 भारतीयों को रवाना किया। जब ये पता हो कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार साथ खड़ी है तो जोश आ ही जाता है। Wish you all the best and let's hope everything quietens down and you can continue your studies. All the best. Take care. आज जनरल वीके सिंह ने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो एक कार में सवार होकर पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। उनके साथ पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक भी थी। वहां जनरल वीके सिंह ने भारतीय छात्रों से मुलाकात की और उनसे बात भी की। इसी तरह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को हंगरी भेजा गया है। उन्होंने भी वहां अपना काम शुरू कर दिया है। हरदीप पुरी यूक्रेन से हंगरी पहुंचे भारतीय छात्रों से मिले। I spent 39 years in the foreign service along with my colleague. Yes, sir. No other country in the world does this. Do you know that? Yes. Today, no matter where somebody is, the Prime Minister is committed to take each one of you. And Mr. Jaishankar is personally monitoring it. So. हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हरदीप पुरी लगातार भारतीय छात्रों से मिल रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं। हम तो इतने खुश हैं कि आपसे मिल रहे हैं। जो आपका एक्सपीरियंस हुआ, वो तो टेंशन इज अ वेरी माइल्ड वर्ड। ऑपरेशन गंगा की कवरेज के लिए एबीपी न्यूज की टीम भी इन देशों में मौजूद है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय यूक्रेन से आपके लिए वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट भेज ही रहे हैं। अब रेस्क्यू की रिपोर्टिंग के लिए विकास भदौरिया और पूनम जोशी रोमानिया में और प्रफुल्ल श्रीवास्तव हंगरी में, उन्होंने भी आपके लिए रिपोर्ट्स भेजी हैं जो आपको देखनी चाहिए। और यकीन मानिए, दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो इस वक्त उस युद्ध ग्रसित इलाके में अपने लोगों को निकालने के लिए अपने मंत्रियों को भेज रहा हो। ये यूक्रेन का लीव शहर है जो उस पश्चिमी बॉर्डर पर है जहां से हंगरी, रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर्स नजदीक हैं। इसीलिए युद्ध के इस समय सबसे ज्यादा भीड़ इसी शहर में है। गाड़ियों की भारी संख्या के बावजूद लीव में गाड़ियों की कमी पड़ रही है। शहर के स्टेशन पर जितने लोग पहुंच रहे हैं उतनी संख्या में गाड़ियां नहीं हैं जो लोगों को सुरक्षित बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट तक ले जा पाए। इसीलिए शहर के मेयर ने लोगों से और गाड़ियां जुटाने को कहा है। शहर में बहुत भीड़ है। प्रणय उपाध्याय ने इसका जायजा भी लिया। बीते 24 घंटों के दौरान लगातार इस शहर के अंदर गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये गाड़ियां यूक्रेन के अलग अलग शहरों से यहाँ पहुँच रही हैं, खासकर उन लोगों के साथ जो यहाँ से दूसरी बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। उसके साथ साथ भीड़ जो है लवीव स्टेशन पर लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इस शहर में वाहनों की संख्या पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर कम पड़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर इस लिहाज से कि यहाँ से लोगों को बॉर्डर तक ले जाने के लिए साधन संसाधन कम पड़ने लगे हैं। और ऐसे में हर कोई जिसके पास वाहन है उससे ये अपील की गई है कि वो अपने वाहनों में लोगों को बिठाकर यहाँ से बॉर्डर पॉइंट्स तक पहुँचाए। इस बीच भारतीय छात्रों का खार्किव से निकलने का सिलसिला जारी है। आज सुबह भी भारतीय छात्रों का एक ग्रुप करीब 24 घंटे का सफर तय करके लीव पहुंचा। बिना खाए पिए ट्रेन में खड़े खड़े ये छात्र आए। ट्रेन में का ये सफर कितना मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल। जैसे रेफ्यूजी होते हैं खड़े होके आए हैं बच्चे, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाना पानी कुछ भी नहीं है। हम पोलैंड बॉर्डर की तरफ निकल रहे हैं। होप्स हो कि वहाँ तो एम्बेसी ने एटलीस्ट हमारे लिए कुछ इंतजाम किए होंगे, क्योंकि हम खुद आए हैं यहाँ तक। क्या वहाँ पर अभी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं?
आप पूछोगे, आप मानोगे नहीं, इतने बच्चे फंसे हैं वहाँ पे, रो रहे हैं, एम्बेसी उनको नहीं निकाल पा रही। खार्किव में हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हाँ, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पहले हमने सोचा था कि इंडियन एम्बेसी हमें निकालेगी या कुछ करेगी खार्किव से, तो हम उसका इंतजार कर रहे थे। बट अब हालत इतनी खराब हो चुकी है खार्किव में कि हमने सोच लिया है कि इंडियन एम्बेसी आने नहीं वाली खार्किव में। बेटा वहाँ पे अभी तुम्हारे साथी कुछ बच्चे फंसे हुए हैं? हाँ, हमारे क्लासमेट्स कुछ बचे हुए हैं। आज ही यूक्रेन में मौजूद भारतीय एम्बेसी की तरफ से सभी भारतीयों को खार्किव छोड़ने को कह दिया गया है। ये नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें यूक्रेनियन टाइम के हिसाब से शाम 6 बजे तक खार्किव छोड़ देने के लिए कह दिया गया है, जो भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे होगा। Advisory that has just been issued by our embassy a little while ago and also by us on the need for our nationals to leave Kharkiv immediately is on the basis of information received from Russia. We would urge all our nationals to leave Kharkiv immediately to the safe zones or further westwards using any means available, including on foot, and keeping safety in mind. लेकिन इन हालात में भारतीय छात्रों के लिए खार्किव से निकलना खतरनाक क्यों है, ये जरा आप मैप से समझिए। हमने कल भी आपको ये दिखाया था। नई एडवाइजरी के मद्देनजर एक बार फिर से इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को समझ लीजिए। यह है खार्किव, जो रूस बॉर्डर से काफी नजदीक है, जबकि भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो रोमानिया, हंगरी और पोलैंड बॉर्डर की तरफ है, जो यूक्रेन के एकदम पश्चिमी हिस्से की तरफ है। अब अगर इन छात्रों को खार्किव से पश्चिमी हिस्से पर बने लीव की तरफ आना है तो उन्हें करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, और युद्ध के इन हालात में 1000 किलोमीटर की दूरी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए भारतीयों के लिए खार्किव से लीव पहुंचने में बहुत दिक्कतें हैं। और ये सब बताते हुए इस बात को ख्याल हम रख रहे हैं कि वो वॉर जोन है। लौटेंगे जल्दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।